शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। इस विशेष विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। आप जानते हैं, कभी कभी किसी एक अकेली कंपनी में जो बदलाव हो रहा होता है ना, वो दरअसल पूरे देश की दिशा बदलने का एक ट्रेलर होता है। बिल्कुल यही आज हम यहाँ समझने वाले हैं। हम ऑरीग्रो इंडिया नाम की एक कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन का पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी सीधे भारत सरकार की इतनी बड़ी डिकार्बनाइजेशन पॉलिसी और बजट से कनेक्ट हो रही है। ये सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप कैसा दिखता है। हम शुरू करेंगे ऑलीग्रो के ट्रांसफॉर्मेशन से। उसके बाद बजट 2026 की उन पॉलिसीज की बात करेंगे जो इन्हें फायदा पहुंचा रही हैं। फिर हम समझेंगे इंडिया की कार्बन क्रेडिट स्कीम को और ये कार्बन कृषि प्लेटफॉर्म आखिर है क्या, और अंत में बात करेंगे हाई टेक फार्मिंग इनिशिएटिव्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव ऑरीग्रो का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इनका वो बड़ा रणनीतिक बदलाव। अब देखिए, किसी भी कंपनी की स्ट्रैटेजी तब तक पेपर पर ही अच्छी लगती है जब तक उसके नंबर्स ना बोलें, राइट। 175.55 करोड़ रुपए, ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। ऑरीग्रो ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सेल्स में सीधे 10 गुना की छलांग लगाई है। पिछले साल जहां ये फिगर सिर्फ करीब 17 करोड़ था, वो अब 175 करोड़ के पार निकल गया है। और प्रॉफिट वो तो 51 लाख से उड़कर सीधा 7.17 करोड़ पर पहुंच गया है। मतलब बिल्कुल धमाकेदार ग्रोथ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। इस शानदार जंप के पीछे जो राज है वो है उनका एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक पिवट। कंपनी ने अपना पुराना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का लेगेसी बिजनेस छोड़ दिया और अपना पूरा फोकस एक नए हाई ग्रोथ वाले मॉडल पर शिफ्ट कर दिया। और ये नया मॉडल क्या है? एग्रीकल्चर, एग्रीटेक और एक्सपोर्ट्स। ये सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदलना नहीं है, ये पूरी तरह से एक नई इंडस्ट्री में उतरना है जो आज के ग्लोबल ट्रेंड्स के एकदम सेंटर में है। अब जब नंबर्स इतने शानदार होंगे तो दुनिया की नजर तो पड़ेगी ही, है ना। इस नए एग्रीटेक मॉडल ने तुरंत इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। हांगकांग के एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लुमिनरी क्राउन लिमिटेड ने इनमें 24% इक्विटी स्टेक खरीदने का ऑफर दिया है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये ऑफर 2 रुपए प्रति शेयर पर है, जबकि मार्केट प्राइस सिर्फ 80 पैसे के करीब चल रहा था। मतलब एक बहुत बड़ा प्रीमियम। बोर्ड ने इसे मान भी लिया है और क्लियर कर दिया है कि मैनेजमेंट कंट्रोल में कोई बदलाव नहीं होगा और ना ही इन्वेस्टर को बोर्ड में कोई सीट मिलेगी। ये स्ट्रिक्टली एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। चलिए अब थोड़ा मैक्रो लेवल पर आते हैं और बजट 2026 की उन पॉलिसीज को देखते हैं जो इस पूरे माहौल को सपोर्ट कर रही हैं। देखिए, कोई भी कंपनी हवा में तो ग्रो करती नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक माहौल बहुत मैटर करता है। अब बजट की इन अनाउंसमेंट्स को ही देख लीजिए, कैसे ये ऑरीग्रो जैसी कंपनीज को सीधा फायदा पहुंचा रही हैं। जैसे 10,000 करोड़ रुपए का नया SME ग्रोथ फंड। ये हाइड्रोपोनिक जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल का एक तगड़ा सोर्स बन सकता है। नए फ्रेट कॉरिडोर्स और वाटरवेज से इनके एक्सपोर्ट का लॉजिस्टिक्स खर्च सीधा कम हो जाएगा। और जो सरकार का नया भारत विस्तार AI टूल है ना, वो इस बात पर पक्की मुहर लगाता है कि टेक लेड फार्मिंग ही आगे का सही रास्ता है। दोनों का विजन एकदम परफेक्टली अलाइन हो रहा है। बजट में एक और चीज हुई, फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नियमों की पूरी समीक्षा। आसान भाषा में समझे तो ये रिव्यू उस हांगकांग वाले FII डील के लिए एक ग्रीन सिग्नल की तरह काम कर सकता है। रूल्स थोड़े सिंपल होंगे तो ल्यूमिनरी क्राउन के उस 24% हिस्सेदारी लेने के रास्ते की सारी बड़ी रुकावटें अपने आप कम हो जाएंगे। अब थोड़ा और पीछे हटकर देश के बड़े डिकार्बनाइजेशन गोल्स और कार्बन क्रेडिट स्कीम पर नजर डालते हैं। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम यानी CCTS आखिर है क्या? बेसिकली ये इंडिया का एक मार्केट बेस्ड मॉडल है जिसका मेन मकसद है एमिशंस यानी प्रदूषण को कम करना। ये 2 तरीके से काम करता है। पहला, कुछ चुनिंदा हैवी इंडस्ट्रीज के लिए एमिशन कम करने के सख्त मैंडेटरी टारगेट सेट किए गए हैं। दूसरा, एक वॉलंटरी ऑफसेट सिस्टम है जिसमें ये कंपनीज मार्केट से कार्बन क्रेडिट्स खरीदकर अपने एमिशंस को बैलेंस कर सकती हैं। और इस रूल को हल्के में लेने का अंजाम बहुत भारी हो सकता है। अर्नस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट का डेटा देखें तो 2030 तक भारी एमिशन करने वाली इंडस्ट्रीज पर लगने वाली पेनाल्टी के नंबर्स होश उड़ा देने वाले हैं। आयरन और स्टील सेक्टर के लिए ये पेनाल्टी करीब 3016 करोड़ रुपए तक जा सकती है।
एल्यूमिनियम के लिए 1185 करोड़ और सीमेंट के लिए 320 करोड़। सोचिए, इन नंबर्स को देखकर इन सभी कंपनीज पर कार्बन क्रेडिट्स खरीदने का कितना भारी प्रेशर बनने वाला है। और इस बड़े प्रेशर का सीधा असर पड़ेगा इन मैंडेटरी कंप्लायंस वाले सेक्टर्स पर। सीमेंट, एल्यूमिनियम, आयरन और स्टील, रिफाइनरीज से लेकर फर्टिलाइजर्स तक। अब ये इंडस्ट्रीज रातों रात तो अपने एमिशन जीरो कर नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। तो उन्हें मजबूरन मार्केट से भारी मात्रा में कार्बन क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे। और पता है क्या, यही चीज कार्बन मार्केट में एक बहुत ही विशाल और पक्की डिमांड क्रिएट करती है। डिमांड तो हमने समझ ली, अब आते हैं कार्बन कृषि प्लेटफॉर्म पर, जो इस डिमांड की सप्लाई बनने वाला है। तो डिमांड पूरी कहाँ से होगी? यहाँ आती है कार्बन कृषि की एंट्री। ये कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये 4 प्रमुख स्टेप्स में ऑपरेट करता है। पहला, मेजरमेंट, जहां एआई और सैटेलाइट इमेजरी यूज करके खेत के स्तर पर कार्बन इम्पैक्ट को नापते हैं। दूसरा, एग्रीगेशन, यानी कई किसानों का डेटा एक साथ लाना। तीसरा, वेरिफिकेशन, ये चेक करना कि सब कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एकदम सही है। और आखिरी, मोनेटाइजेशन, यानी इन कृषि कार्बन ऑफसेट्स को उन बड़े कॉर्पोरेट्स को बेचना जिन्हें ईएसजी क्रेडिट्स चाहिए। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म किसानों को सीधे कॉर्पोरेट दुनिया की डिमांड से जोड़ रहा है। इसका स्केल सुनेंगे तो और भी हैरानी होगी। कंपनी का पहला टारगेट है 1 लाख किसानों को इस प्लेटफॉर्म पर लाना। अगर हम आज के ग्लोबल प्राइसेस को देखें और मान लें कि एक किसान साल के सिर्फ 1 से 3 क्रेडिट भी जनरेट करता है, तो पता है टोटल वैल्यू कितनी बनती है? हर साल 16 से 50 करोड़ रुपए के बीच, यानी करीब 2 से 6 मिलियन डॉलर्स। ये दिखाता है कि जब टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर मिलते हैं तो कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर बनती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हाईटेक फार्मिंग इनिशिएटिव्स की, और देखते हैं कि डिजिटल वर्सेस फिजिकल स्केल में क्या अंतर है। इस नई स्ट्रेटजी में कार्बन कृषि के साथ साथ ऑन ग्राउंड फिजिकल हाईटेक फार्मिंग भी शामिल है। और यहाँ इन दोनों बिजनेस मॉडल्स का कंपैरिजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है फिजिकल हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स प्रोजेक्ट। इसमें भारी कैपिटल लगता है, रेवेन्यू भी जबरदस्त आएगा, करीब 180-200 करोड़ तक, लेकिन इसमें नेट मार्जिन वही 13% के आसपास रहने का अनुमान है। दूसरी तरफ देखिए कार्बन कृषि प्लेटफॉर्म को। इसका रेवेन्यू शुरू में भले ही 3 से 10 करोड़ हो, पर एक डिजिटल प्रोडक्ट होने की वजह से इसके मार्जिन सच में आउट ऑफ द वर्ल्ड हो सकते हैं। और वो मार्जिन 85% तक जा सकता है। जी हाँ, ये नंबर्स कंपनी मैनेजमेंट के अपने अनुमानों पर आधारित हैं। और यही तो पावर होती है एक डिजिटल एआई ड्रिवन एग्रीटेक प्लेटफॉर्म की। एक बार टेक्नोलॉजी बन गई और स्केल मिल गया तो उसके बाद हर नए किसान को जोड़ने का खर्च बहुत कम हो जाता है, जिससे प्रॉफिट काफी बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये अभी शुरुआती अनुमान है। असली टेस्ट तो इस बात का होगा कि इसे जमीन पर कितनी अच्छी तरह लागू किया जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा सवाल आ रहा है। हमने देखा कि कैसे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और सरकार की नीतियां सब एक ही दिशा में जा रही हैं। तो क्या पॉलिसीज के अनुकूल होने और इस टेक स्केलिंग के दम पर भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर इतनी जल्दी खुद को ढाल पाएगा कि वो देश के नेट जीरो एमिशन सपनों को हकीकत बना सके? ये डेफिनेटली एक ऐसी स्पेस है जिस पर हम सबको गहरी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि सच में भारत का भविष्य यहीं शेप हो रहा है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।